हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करिए, और डिटर्मिनेंट के आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डिटर्मिनेंट के 2 या 3 वीडियो मैं अपलोड करूंगा, और जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन का वीडियो मैं बनाऊंगा सॉल्यूशन के साथ। और मैं क्वेश्चन के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। वो बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन का वीडियो बनेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डिटर्मिनेंट का। देखिए एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ the square bracket denotes the greatest integer function and कंडीशन आपको गिवन है क्या? देखो ध्यान से, एक कंडीशन गिवन है क्या? x इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड y is less than 1 and greater than equal to 0 and z is less than 2 and greater than equal to 1. Then find the value of the determinant. Find क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। बच्चे देखकर डर जाएंगे और क्वेश्चन छोटे चलेंगे, लेकिन जितना आसान है देखो ध्यान से। आपसे क्या पूछा है? आपको डिटर्मिनेंट निकालना है किसका? थोड़ा देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर z, ग्रेटेस्ट इंटीजर z एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस 1। इसकी वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन को समझो। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा ना, सबको फंक्शन पढ़ाया था ना। तो फंक्शन में याद करो, एक फंक्शन बताया था मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस फंक्शन का नेचर जाना है हमें, कि वो फंक्शन होता क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। तो सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर समझो क्या होता है। सपोज मान लो आपसे मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर लिखा है, ठीक है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट लेकिन काम है उल्टा। कैसे? इस x की वैल्यू जो होगा, देखो कुछ चीजें नोट करना ध्यान से। ऑलवेज क्या होगा बाबू? एक इंटीजर होगा। क्या होगा? ऑलवेज एक क्या होगा? इंटीजर होगा, ठीक है। दूसरा काम, इसकी जो वैल्यू होगी या तो लेस होगी या तो इक्वल होगी। क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या होगा ये? इक्वल टू एक्स। क्लियर है? ये 2 पॉइंट याद रखना। ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है, और ये क्या होगा? इसकी वैल्यू जो होगी या तो x होगा या तो x से क्या होगा? ऑलवेज लेसर वैल्यू होगा। लेसर कौन सी वैल्यू होगा? एक इंटीजर वैल्यू होगा। सपोज अगर सब देखो इधर, मान लो मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है? ये 1.5। तो क्या ये 1.5 एक इंटीजर वैल्यू है? नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो अब एक बात बताओ, ये इंटीजर नहीं है तो ये क्या करेगा? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो डेफिनेशन कहता है क्या,
ये ऑलवेज क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा, एंड लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा, मतलब ये 1.5 एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो वो क्या करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, इसके नियरेस्ट जो होगा इंटीजर वैल्यू, लेकिन नियरेस्ट कौन सा, लेसर, मेरी बात समझ में आ रहा है ना, तो 1.5 के नियरेस्ट लेस कौन सी इंटीजर वैल्यू होगी, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, 1 हो जाएगा। क्लियर है। सपोज अगर मान लो ये 1.3 भी होता तब इसकी वैल्यू क्या होती, तब भी 1 ही होता, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू देता है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है। सपोज मान लो अगर लिखा होता माइनस का 0.7, अब 0.7 नेगेटिव में है, तो 0.7 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, स्मॉलर वैल्यू, नेगेटिव में स्मॉलर वैल्यू क्या होगी, -1, तो -1 क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर होगा। सपोज मान लो माइनस का लिखा हो 2.3 लिखा हो, तो क्या मिलेगा, क्या आएगा, 2 नहीं लिख देना है, 2 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन क्या, -3 से बड़ा, तो क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू, तो -3। तो इसका नेचर क्लियर हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो नेचर होता है वो ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू होता है, एंड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो इंटीजर में नहीं होगा लेकिन उसको क्या करेगा, इंटीजर बना देगा वो। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को ही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलो अप्लाई करते हैं। तो अब एक बात बताओ, डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से समझना। एक्स की वैल्यू क्या है बाबू, 0 और 0 से छोटा, 0 से छोटा और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। उस कंडीशन को देखते हुए एक्स की वैल्यू क्या लोगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, सोच के बताना, सोच के बताना। इस y की वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 के बीच में, ऐसे समझो x की वैल्यू जो है, देखो ध्यान से समझो, x की जो वैल्यू है वो -1 और 0 पे क्या है बाबू, क्या है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, मतलब 0 को तो ले नहीं सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, 0 को नहीं ले सकते हो। और समझो मेरी बात, 0 और -1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे ना, लेकिन वो इंटीजर हैं क्या, नो, तो कौन सा इंटीजर वैल्यू लोगे, -1 लोगे। मेरी बात समझ में आया। देखो 0 पे तो ओपन इंटरवल है ना, तो ओपन इंटरवल का मतलब उसको कंसीडर नहीं कर सकते हो। अब 0 से अब लेसर आओ, उससे छोटी वैल्यू आओ, तो 0 से मतलब नेगेटिव में आया होगा ना, तो उस नेगेटिव में सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है, -1, और -1 को क्या हम लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि -1 पे क्या हमारा क्लोज इंटरवल है। तो इस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, -1 और -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग -1 ले लोगे, एक्स की वैल्यू, दूसरा वाई की वैल्यू क्या ले लोगे, वाई की वैल्यू, यहां देखो फिर से 1 को नहीं लेना है, तो क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। नेक्स्ट जेड की वैल्यू क्या ले लोगे, फिर से 2 नहीं लोगे, क्योंकि 2 पे क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल कंसीडर नहीं करेंगे ना, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस बॉक्स की वैल्यू यहाँ पे जहां जहां पे है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या रखे थे, -1, तो -1 +1 क्या हो गया, 0। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बता रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर जेड की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दो। चलो एक्स की वैल्यू क्या है बाबू, -1, और एक्स की वैल्यू -1, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है बताओ, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0 + 1 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, वाई की वैल्यू 0 है ना, सॉरी, वाई की वैल्यू यहाँ पे तो 0 रखो तो 0 + 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे बताओ क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या है 1 1 1, और ये 2 हो जाएगा। कैसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हम लोग, एक्सपेंड कर दो अलोंग द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करोगे तो देखो ध्यान से, इस 0 के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0, इस 0 के अकॉर्डिंग सारे 0, इस 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चलो बस 1 के अकॉर्डिंग बता दो क्या हो जाएगा, चलो बताओ। 1 के लिए ये कॉलम गया और ये रो गया, तो -1 का 0 में करोगे तो 0, -1 का -1 में तो -1, लेकिन ये क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है ये, नोट डाउन करो।
जल्दी नोट डाउन करना। समझ में आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे लोग छोड़ देंगे एग्जाम में। एग्जाम में छोड़ दोगे तुम लोग अगर तुम लोगों को बेसिक्स क्लियर नहीं होगा इसका। तो क्या इसका बेसिक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, नोट करिए सब लोग। हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू, लिखिए 1 माइनस ऑफ साइन थीटा। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और यहाँ से सीखोगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, -1 साइन थीटा, साइन थीटा 1 एंड माइनस ऑफ साइन थीटा। क्लियर है? 1 साइन थीटा एंड 1। देखो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। बट आपसे कंडीशन क्या पूछा है, देखो ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो, ऑल्सो प्रूव दैट, प्रूव दैट करने के लिए बोल दिया इसने क्या है कि जो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ये प्रूव करना है। ऑलवेज जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा बाबू, 2 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो बहुत ही मतलब प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के ही बच्चे लोग डर जाएंगे। इसको तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये क्या दे दिया, ये एक्स्ट्रा टर्म क्या दे दिया प्रूव करने के लिए, वो तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग लिखो, सॉल्यूशन में देखो किसके अलोंग एक्सपेंड कर दो बताओ, किसी के अलोंग एक्सपेंड कर दो, डजंट मैटर। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। चलो बताओ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बताइए। 1, 1 के बाद से क्या आएगा, चलो बताओ। 1 के लिए ये कॉलम गया और ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे और साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? प्लस माइनस प्लस, पोजिशनल वैल्यू है ये, -1 की पावर i प्लस j। तो ये इवन प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, इसीलिए a11 a12 a13। क्लियर है ना? माइनस लगाओ। अब लिखो यहाँ पे क्या, साइन थीटा। नेक्स्ट बताओ, ये कॉलन और ये रो गया, माइनस साइन थीटा का 1 में करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा ना, एंड माइनस लगाओ। और साइन थीटा का -1 में करोगे तो माइनस साइन थीटा होगा, लेकिन माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या निकालोगे, +1 के लिए निकालो। +1 के लिए निकालोगे तो क्या होगा बताओ, ये गया, ये कॉलन और ये रो, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा में क्या हो जाएगा बाबू, साइन स्क्वायर थीटा। और -1 देखो, -1 और +1, -1 और +1, क्योंकि माइनस होता है ऑलरेडी। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो ये साइन थीटा माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, मतलब दोनों को ऐड करोगे तो क्या 0 हो जाएगा, तो ये टोटल टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। हो गया ना? यहां से क्या मिला, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से क्या मिला, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी बाबू, चलो ये बताओ, 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। कितने लोगों को समझ में आया ये कैसे है? देखो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, 1 एंड 1।
2, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, देखो माइनस और प्लस जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो गए तो मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमें, जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा की जो वैल्यू आई वो क्या आई, थोड़ा ध्यान से समझना, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या, क्लियर है। अब आते हैं वो प्रूफ पे। यहां आने के बाद से आपको इस डेल्टा की वैल्यू को प्रूव करना है कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। कैसे प्रूव करोगे, देखो ध्यान से समझना, मैं प्रूव करने जा रहा हूं मैं कैसे। आप एक बात बताओ, साइन थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है बाबू, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, पता है कि नहीं आप लोगों को। साइन थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का ग्राफ तो पता है ना आप लोगों को, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1 एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, और यही इसका क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस कंडीशन को देखना है तुम्हें, ध्यान से इस कंडीशन को देखना है, और इस कंडीशन को देखते हुए हमें प्रूव करना है क्या, कि डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो 2 और 4 के बीच में होगा। तो कैसे, देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब तुमसे मैं एक बात पूछता हूँ, सपोज मान लो अगर मैं पूछूं यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना, साइन थीटा की जो वैल्यू है बिलोंग करता है -1 और 1 के बीच में, मेरी बात समझना, ये रियल लाइन है, समझे। एक एग्जाम्पल के लिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये 0 है, ये -1 है, और ये +1 है सपोज, और ये मान लो, ऐसे समझना, ध्यान से समझो। अब मैं कह रहा हूं तुमसे कि एक बात बताओ, अगर ये साइन थीटा, अगर मान लो ये साइन थीटा की वैल्यू है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इस रियल लाइन पे अगर मैं पूछूं तो क्या ये नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर देगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू को स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो टर्म है वो सारा क्या हो जाएगा, खत्म, किधर हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो गया ना सारा। तो अब हमारी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में रेंज लाई करेगा, वो कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, 0 और 1, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई ऑलरेडी, पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बोलूंगा, साइन स्क्वायर थीटा अगर करूंगा, तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कौन सा लेगा, वो -1। देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, इधर से जो नेगेटिव वैल्यू है स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव होगा ना। तो ये क्या हुआ, ये शिफ्ट कर गया ना उधर, पॉजिटिव वैल्यू में चला गया ना, तो 0 से 1 अब क्या हुआ, जो नेगेटिव वैल्यू था वो पॉजिटिव वैल्यू हो गया, क्लियर है। मतलब एक्चुअल में जो साइन थीटा का जो रेंज था, अब साइन स्क्वायर थीटा की जो अगर पूछूं मैं तुमसे तो बोलोगे सर 0, मिनिमम वैल्यू तो अब 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है। 0 और 1, ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन, तो डरना नहीं है, ये कंपटीशन में भी पूछा गया है ये, ठीक है ना, जेई मेंस वगैरह में भी आया हुआ है क्वेश्चन है ये, एनडीए में भी आया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, बच्चे क्या करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे -1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे, तो गलत है ना, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना। तो ये 0 और 1 क्यों आ रहा है, क्या क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, इस साइन स्क्वायर थीटा में क्या ऐड किया गया है, 1 ऐड किया है, तो बोथ साइड क्या कर देंगे इसमें, 1 और 1 ऐड कर देंगे, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, क्लियर है। मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया मैंने हर एक टर्म में, ओके। नाउ अब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई किससे किया गया है, 2 से, तो 2 से क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस, सारे टर्म में मल्टीप्लाई करना है, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4, क्लियर है। ये किसकी वैल्यू है बाबू, कहाँ पे,
2 से 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 आया ना, यहाँ पे भी तो 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा में 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी तो 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इसकी जो वैल्यू है वो डेल्टा ही है ना, ये पूरे टर्म की वैल्यू क्या है, डेल्टा है, तो यहाँ रिप्लेस कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा, और डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है? नोट करो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिख लो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर ये बोल रहा था जो बोर्ड सर्टिफिकेट हमारे अगर हम 10th में डेट ऑफ बर्थ चेंज करें फिर हमारा 12th वाला चीज सेम है तो वो भी चेंज करा देंगे सर। क्या चीज? 10th में अगर मान लो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में डेट चेंज करा तो एडमिट कार्ड होगा रिजल्ट बोर्ड का वो 2006 का रहा फिर 12th वाले 2005 में तो वो भी इसमें भी चेंज कराना पड़ेगा, और ये चेंज रहने से वो भी चेंज हो जाता है। 10th से ही मतलब रेफरेंस तो 10th को ही माना जाता है, जो 10th का होगा वही। हाँ वही रजिस्ट्रेशन में ना जो बात में जैसे सब चला तुम्हारा 10th में चेंज तो ऐसे 12th का अपने आप हो जाएगी। चलो हो गया क्या? हो गया ये, लिख लिया, कॉलेज से पता करो, स्कूल से वही बताएंगे। क्लियर? नहीं हटाऊं? नेक्स्ट चलिए, अब देखो ध्यान से, एक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही, इफ लिखो, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी, इफ ओमेगा इज ए, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स, क्या लिखा होगा ये एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी, क्यूब रूट यूनिटी। जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना डिटर्मिनेंट के, करीब मान के चलो 40 क्वेश्चन तक, 30-40 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, अगर उतने भी कर लेते हो एग्जाम के लिए बहुत है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कैसे करना है। अगर कोई क्वेश्चन तुमको अगर न्यू दिखेगा ना तो भी क्या करोगे, अपना अप्रोच वही होगा जो मैं पढ़ाऊंगा। 40-50 क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, क्या सोचना है। देखो सबसे आसान ये होता है, क्या होता है, इस पे रो ऑपरेशन एंड कॉलन ऑपरेशन, दो ऑपरेशन यूज करते हैं, या तो प्लस करना होता है या तो माइनस करना होता है, या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन, ठीक है, या तो कोई आइडेंटिटी यूज करना होगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे कुछ ना कुछ उसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन होता बहुत आसान है। दो क्वेश्चन आए तो दोनों के दोनों सही होने चाहिए, 3 क्वेश्चन आए तो तीनों के तीनों सही होने चाहिए। चलो, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी so that लिखिएगा, so that डेल्टा इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा। कितने लोगों को पता है कि क्या होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बताइए, क्लियर है क्या सबको? नहीं क्लियर है तो हम बताते हैं, इसकी वैल्यू निकालना है, प्रूव करना है, सो दैट करना है कि डेल्टा की वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो 0 आपको प्रूव करना है कैसे, पहले इसके बारे में जानते हैं ओमेगा होता क्या है। सपोज मान लो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, क्या लिखा है बाबू, 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू अगर 1 लिखा हुआ है तो इसके रूट्स निकालना है, क्या निकालना है, एक्स के रूट्स निकालना है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे एक्स क्यूब -1 का क्यूब इक्वल टू क्या लिखते हो, 0, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, x-1, और यहाँ पे लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है बाबू, 1 आता है, और यहाँ से x की कितने वैल्यू आएंगे, दो रूट्स आएंगे, मतलब यहाँ से x की वैल्यू तो 1 हो गई ना, और यहाँ से x की कितने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, जब उसको सॉल्व करोगे तो माइनस, ठीक है, -1 प्लस माइनस √3/2, ठीक है ना, ये 2 रूट अलग से आएंगे, और इन्हीं का नाम दे दिया गया क्या, क्या
जब इसको सॉल्व कर लोगे, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी आता है, जब सॉल्व करोगे आयोटा भी आएगा यहाँ पे, आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो ना, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा। देखो यहाँ पे सारे रूट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो सॉल्व करोगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं, अगर आपको याद नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप लोग देखना। फिलहाल के लिए मैं आप लोग को समझा देता हूँ मैं कि अगर ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स रूट यूनिटी है तो उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे क्या, देखिएगा ध्यान से, देखो अगर एक्स क्यूब, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज क्या होती है बाबू, 1 होती है। पहला चीज याद रखना, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे ना, तो तुमको 3 रूट्स आएंगे। वो तीनों रूट्स क्या होंगे, वही आपके कॉम्प्लेक्स, क्या है, कॉम्प्लेक्स के क्यूब रूट यूनिटी, उसी का नाम दिया गया। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0। इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे वो मुझे बताना नहीं है, फिलहाल आपको ये प्रॉपर्टी यूज करना है, तो आपको देखना है। अब देखो ध्यान से, आपको हमने बताया होगा ना, रो एंड कॉलन ऑपरेशन बताया था क्या। 3 ऑपरेशन होते हैं। पहला क्या होता है, जिसको नहीं बताया देखो वीडियो के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू, मतलब मैं बता दूंगा मैं। पहला ये होता है, क्या कर सकते हो बताओ, किसी भी 2 रो को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरा क्या बताया था मैंने, बताओ, किसी भी रो में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, k टाइम्स ऑफ r और j, ठीक है। थर्ड क्या होता है बताओ, किसी भी रो में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके उसके साथ क्या कर सकते हो, किसी कांस्टेंट से ऐड कर सकते हो, यही होता है ना, इसे रो ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या कर सकते हो आप, कॉलन ऑपरेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या कर सकते हो, अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं तुमसे कि हमको C1 पे काम करना है, क्या करना है, C1 पे काम करना है, C1, क्लियर है। और C1 पे मैं क्या करूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूंगा मैं। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, कॉलन फर्स्ट पे काम कर रहा हूं मैं, ये ओमेगा स्क्वायर, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लिखी मैंने, 1 सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर है ये बाबू, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर होगा। अब देखो ध्यान से, C1 पे काम करना है, C1 प्लस C2, मतलब इन तीनों कॉलन को ऐड करो, और ऐड करके कहां पे रखना है इसे, कॉलन फर्स्ट पे। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो बताओ मेरे को। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐड करके कहां रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के 1 की जगह पे रख दिए। नेक्स्ट, ये तो सेम ही होगा ना, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। जिस पे ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो किस पे रखोगे, C1 पे रख रहे हो। नेक्स्ट बताओ क्या हो जाएगा, उसको भी ऐड करो, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 1। क्लियर है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या लिखोगे, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे है ओमेगा। अब एक बात बताओ, उस प्रॉपर्टी से बताओ, उसको नोट डाउन करना है, उस प्रॉपर्टी से बताओ उसकी वैल्यू क्या होती है बाबू, 0 होती है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, 0 0 0, एंड क्या है यहाँ पे, ओमेगा, एंड ओमेगा स्क्वायर 1 एंड 1 एंड ओमेगा। अब वी नो दैट, क्या, if any row or any column of a determinant are 0, then the value of the determinant is also 0। मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक रो कंप्लीटली जीरो होता है, कंप्लीटली जीरो होता है, तो या रो हो या तो कॉलम, अगर कंप्लीटली जीरो होता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0। तो आपको प्रॉपर्टी लिख देना, बिकॉज द C1 इज कंप्लीटली 0। क्लियर है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं।
कितने क्वेश्चन हो गए? 3। चलो नेक्स्ट। समझ में आया ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नहीं नहीं, edit नहीं करना। हो गया? चलो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे ना, बच्चे देखेंगे और क्या। चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग पहले ट्राई करना खुद से, सो दैट क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट so that 1 1 1 a b c b plus c plus a, बहुत ही इजी होता है डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट में सब कुछ होता है, अभी एडवांस लेवल का आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, बट हाँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, सफिशिएंट है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारा, ठीक है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए। जो भी बुक है आपके पास, एनसीईआरटी हो या फिर आर डी शर्मा हो या फिर जो भी हो, या सैम्पल पेपर हो। आर डी शर्मा तो मैं बोलूँगा इस समय तो मत छुओ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो, जो नोट्स आपके पास है उस नोट्स को रिवाइज करो, और एनसीईआरटी अगर है तो एनसीईआरटी को अच्छे से सॉल्व करो। एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ना, एग्जाम्पल्स और उसके क्वेश्चन। ठीक है चलो बताओ इसका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। दिमाग लगाओ, रो एंड कॉलन ऑपरेशन। सोचो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या लिखोगे? अप्लाइंग, अप्लाइंग, कृष्णा क्या कर सकते हैं बताइए? अप्लाइंग, दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं? हमको इसकी वैल्यू क्या लाना है? 0 लाना है। 0 आएगा कैसे? आपको किसी ना किसी रो या कॉलम को, देखो दो तरह से 0 हो सकता है किसी भी डिटर्मिनेंट में। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया था कि अगर दो रो की वैल्यू या दो कॉलम की वैल्यू अगर सेम हो, यहाँ पे कुछ भी हो, तो समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, पहला कंडीशन। दूसरा ये कंडीशन होता है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू अगर सपोज समझ लो 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे क्या लिखा है 3 4 5, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0। क्यों होगी 0? क्योंकि दो कॉलम क्या है आपस में, इक्वल है। इक्वल है ना, ये एक्चुअली ये जो डिटर्मिनेंट है ना 0 0, उसी के ऑर्डर में, कैसे उसी के फॉर्म में, कैसे फर्स्ट कॉलम में से क्या माइनस कर दो सेकंड कॉलम को, तो यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा। और किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर फर्स्ट एक कॉलम या एक रो अगर 0 मिला तो इसका मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? टोटली 0 हो जाएगी। चलो बताओ इसका तो वैल्यू कैसे निकालोगे? अप्लाइंग क्या करोगे? देखो ध्यान से, बहुत आसान है। मैं क्या करूंगा, C3 पे देखो ध्यान से बाबू, C3 पे क्या करोगे, या कुछ भी कर सकते हो तुमको जैसा लगे। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं C2 पे कर रहा हूँ, मैं काम C2 पे काम करूंगा, ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, और C2 और C3 को क्या करूंगा मैं? C2 और C3 को ऐड कर दूंगा, C2 और C3 को ऐड करके, और कहां पे रख देना है उसको? C2 पे। तो डेल्टा की जो वैल्यू हो जाएगी, थोड़ा देखो ध्यान से, ये 1 1 1 हो गया, और यहाँ पे ए बी सी ऐड करना है ना, इन तीनों को ऐड करना, इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों कॉलम को ऐड करना है। तो इस वाले पे प्लेस पे क्या मिलेगा हमें? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा कि नहीं? देखो ध्यान से, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या है? बी प्लस सी, यहाँ पे सी प्लस ए, और यहाँ ए प्लस बी। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या हम इसको यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्या C3 पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर दिमाग चलना चाहिए, एग्जाम में बैठो तो दिमाग चलना चाहिए कि हमें करना क्या है, जो तुम्हें लगेगा वही कर देना। बट ध्यान रहे, ये जो ऑपरेशन लिखते हो ना, इसी के नंबर मिलते हैं बाबू। आपने अगर वो गलत लिखा है और गलत काम किया तो फिर तो नंबर नहीं मिलने वाला है आपको। ये जो लिखोगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ,
चलो देखो इधर क्या कॉमन है, थोड़ा बताना इधर, बताओ। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, क्या ये कॉमन है? तो क्या लिखोगे? टेकिंग कॉमन, क्या लिखोगे बाबू? टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हो? ए प्लस बी प्लस फ्रॉम किस कॉलम से? C2, C2 से कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन ले लिए तो आपको यहां मिला 1 1 1, और यहाँ पे 1 1 1, और यहाँ पे क्या मिलेगा? बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पे ए प्लस बी। अब प्रॉपर्टी यूज कर दो, ये डेल्टा की वैल्यू निकाल लो आप। अब प्रॉपर्टी यूज करो, सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सिंस क्या है? C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल है ना? तो आइडेंटिकल है, इसका मतलब दो रो या दो कॉलम जब इक्वल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। कैसे जीरो हो गई? इस C1 में से अगर इस C2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे 0 0 0 होगा, और फिर एक कॉलम कंप्लीटली अगर जीरो हो गया तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। तो आप यूज कर सकते हो, या तो प्रॉपर्टी लिख देना। सिंस क्लियर है? चलो नोट करो इसे, नोट करिए। कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये अभी हमारा बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद से हम लेवल बढ़ाएंगे। मैंने बोला ना 30 35 40 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कराने के लिए, आपके जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। एनसीईआरटी, आरडी और आरएस सारा, और कुछ बोर्ड सैंपल पेपर्स के सारे क्वेश्चंस मिला के मैं कराऊंगा। 40 50 क्वेश्चन कोशिश रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, कर लोगे? नोट कर लो, खुद से ट्राई करना घर पे, खुद से ट्राई करना। चलो क्वेश्चन नोट करिए, खुद से ट्राई करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ है क्या? लिखिए, बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ए माइनस बी। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड सी माइनस ए, चलिए इसकी वैल्यू बताइए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए, कैसे निकालोगे? बहुत ही इजी है। ट्राई करिए, 2 मिनट का समय लीजिए, सॉल्यूशन देखने से पहले खुद से ट्राई करो सब लोग। डिटर्मिनेंट से इजी मैं कोई चैप्टर नहीं मानता हूं मैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है करना क्या है तो कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें ना आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है ना कुछ करना है। क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें जिसमें दिमाग लगाना होता है, लेकिन बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें इतना दिमाग लगाना पड़े। सबका लेवल देखना है ना, सबका लेवल देखना है कि एक मॉडरेट बच्चा भी हो, एक एवरेज बच्चा भी हो, वो भी सोच सके कि हाँ इसमें अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो वो भी कर सके। तो इतना टफ लेवल नहीं होता है डिटरमिनेंट का क्वेश्चन का कि तुम देखते ही सरेंडर बोल दो वहाँ पे, नहीं होगा हमसे तो नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। तो इतना टफ भी नहीं आता। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है तो कभी ना कभी 2009 में ये पूछा गया है, तो 2009 में अगर ये पूछा गया है क्वेश्चन तो एक बात बताओ, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ इसी बोर्ड में पूछा गया ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। चलिए देखो ध्यान से, समझ में आ रहा क्या करना है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा? देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, मैंने बोला ना रो एंड कॉलन ऑपरेशन। आप कोई एक ऑपरेशन अप्लाई करोगे वन एट ए टाइम। मेरी बात समझ में आ रहा है? या तो रो पे काम करना है या तो कॉलन पे काम करना है। तो मैं अगर कॉलन पे काम करूं तो भी आंसर सेम आएगा,
अगर रो पे काम करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा। तो कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मैं रो और कॉलम दोनों एक ही साथ लगा दूं क्या? नहीं बाबू, ऐसा नहीं करना है। रो और कॉलम एक साथ अगर अप्लाई कर दिए तो खत्म हो जाओगे वहीं पे, तुम्हारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा, और नंबर भी नहीं मिलने वाला है। तो वन एट ए टाइम आपको यूज करना है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, कॉलन ऑपरेशन। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, C1 पे काम करूंगा, अप्लाइंग, अप्लाइंग लिखना है, अप्लाइंग लिखने के बाद से C1, और C1 पे क्या काम करूंगा, देखो ध्यान से, अगर मैं C1 को ऐड कर दूं, C2 को ऐड कर दूं और C3 को ऐड करके और C1 पे पुट कर दूं, तो देखो क्या मिल रहा है, B माइनस सी है ना। तो यहाँ B पॉजिटिव है, C नेगेटिव, यहाँ C पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? यहाँ A पॉजिटिव, यहाँ A नेगेटिव, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ B नेगेटिव और यहाँ B पॉजिटिव, वो भी कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमें, जीरो। तो क्या तीनों देखो ऐड करोगे तो क्या जीरो नहीं मिलेगा? चेक करो, मेरी बात समझ में आ रहा ना? जब इन तीनों कॉलन को ऐड करोगे तो कॉलन पे काम करो, कॉलन ऑपरेशन। अब देखो रो पे काम करते हैं, अगर मान लो इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों रो को, बी माइनस सी को ऐड करो, सी माइनस ए को ऐड करो, ए माइनस बी को, देखो बी से बी कैंसिल, सी से सी, ए से ए, तो दोनों से सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो किसी से काम करो कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर क्या होगा, दोनों से सेम होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इन दोनों तीनों को ऐड करो तो जीरो मिलेगा, और इन तीनों को ऐड करके देखो तो भी क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। और बाकी तो एज इट इज होगा, सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। आप दोनों तरह से काम कर सकते हो। बुक में सॉल्यूशन अगर देखोगे तो इस तरह से भी दिया होगा, किसी बुक में अलग दिया होगा। आप रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो, कॉलम, अब दोनों एक साथ नहीं अप्लाई करना है, वन एट ए टाइम यूज करना है, देखना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये क्या होगा, बी माइनस सी, और ये क्या होगा, सी माइनस ए। तो अब बताओ इसकी वैल्यू जीरो होगी ना? क्यों जीरो होगी? क्योंकि one column is completely zero, hence the value of the determinant is equal to zero। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करें। चलो वन मोर क्वेश्चन। अभी मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अच्छा, कितने क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6। लिखो, सो दैट वन वन वन, सो दैट वन वन वन, बी सी, सी ए बी, आप लोगों को करना है ये क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो। ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, इसकी वैल्यू जीरो होगी। प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, डेल्टा की वैल्यू है, वो क्या होगी, जीरो होगी, और कब होगी और क्यों होगी, कैसे, खुद से सॉल्व करिए, ट्राई करिए। अभी मैंने कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया, बस एक पैटर्न पे मैं चल रहा हूँ। मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं, एक ही पैटर्न पे। अब सोचना है तुमको कैसे जीरो होगा, कृष्णा, सोचो कैसे होगा, सोचिए आप लोग। दिमाग लगाइए सब लोग, दिमाग लगाओ, सॉल्व करिए आप लोग भी। जो वीडियो देख रहे हो आप लोग पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, उसके बाद से सॉल्यूशन देखिए मेरा। क्योंकि खुद से अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे और आंसर अगर आ गया तो याद रहेगा वो हमेशा क्वेश्चन तुम्हें, कि हाँ हमने ये किया हुआ है और उसका सॉल्यूशन। बट मेरा सॉल्यूशन देखोगे आज याद रहेगा, कल गायब हो जाएगा। एग्जाम में तो बैठोगे तो प्रेशर भी रहेगा ना, तुम्हें 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चलो देखो इधर, समझो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, थोड़ा सा बेसिक यूज किया करो दिमाग में थोड़ा सा। क्या ये वन है, वन है, वन है,
ठीक है, ये क्या है बाबू, BC, CA और AB। इधर बताओ, इस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये AB, AC और यहाँ पे क्या है, BC प्लस BA, यहाँ पे क्या है बताओ, CA प्लस CB। अब एक बात बताओ, अप्लाइंग, मैं क्या करूंगा, अप्लाइंग C3 पे मैं काम करूंगा, ये C3 है ना, C1 C2 C3, C3 पे काम करना है। अगर मैं बोलूं कि C3 पे काम करना है और C2 और C3 को अगर ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, थोड़ा देखो ध्यान से, चलो बताइए आप लोग। ये 1 1 1, ये क्या है, BC CA और ये AB, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, चलो बताओ, AB BC CA मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लिखो AB प्लस BC प्लस CA। नेक्स्ट यहां पे देखो तो AB BC और CA मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, AB, क्या तीनों जगह सेम है क्या, चेक करो, यहां पे भी वही है क्या, AB BC और CA, AB BC प्लस CA। क्लियर है, कॉमन क्या है बाबू बताओ, कृष्णा सब लोग बताओ, किसको कॉमन ले लोगे, C3 को कॉमन लोगे, C3 में से, C3 को नहीं कॉमन लेना है, C3 में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है, टेकिंग कॉमन, AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3। क्लियर है, क्या मिलेगा चलो बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 1 1 1 और यहाँ पे क्या मिलेगा, BC CA AB और यहाँ पे 1 1 1। क्या ये इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, क्यों होगी, हाँ, सेंस क्या है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। समझ में आया आप लोगों को, चलो अच्छी बात है, अगर समझ में आया तो ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोग भी। डिटर्मिनेंट के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिटर्मिनेंट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।